दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th अकाउंटेंसी के चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन अकाउंटिंग। तो पहले क्वेश्चन में बताना है कि अकाउंटिंग क्या होती है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। तो अकाउंटिंग जो होता है उसमें हम लोग बहुत सारे डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उन्हें रिकॉर्ड करते हैं, फिर उन्हें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, फिर उनसे कुछ मीनिंग निकालते हैं कि इसका मतलब ये प्रॉफिट हो जाएगा, ये गेन हो जाएगा, ये लॉस हो रहा है हमारा। फिर उन्हें इंटरप्रेट करने के बाद ये सब जो जितने भी डेटा हैं वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स टू द यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सच एज ओनर्स, गवर्नमेंट्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स एक्सेट्रा। तो ये जो हम लोग डेटा निकालते हैं ये किसके लिए निकालते हैं? ये डेटा हम लोग ओनर्स के लिए निकालते हैं, यानी कि जिनका बिजनेस है उनके लिए, गवर्नमेंट के लिए, इन्वेस्टर के लिए, क्रेडिटर के लिए। गवर्नमेंट को भी हमें अलग अलग कंपनी के अकाउंट्स की जानकारी चाहिए रहती है ताकि ये पता लगा सके गवर्नमेंट की वो कंपनी क्या कर रही है। इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 1, रिसोर्सेज अवेलेबल इन द फर्म, यानी कि उस फर्म में कितने रिसोर्सेज बचे हुए हैं। पॉइंट नंबर 2 है द मीन्स एम्प्लॉयड टू फाइनेंस दोस रिसोर्सेज। और पॉइंट नंबर 3 है रिजल्ट अचीव्ड बाय यूजिंग दोस रिसोर्सेज, यानी कि उस रिसोर्सेज को मदद से जो रिजल्ट हमें आया, यानी कि जो प्रॉफिट हुआ या जो सेल्स हुआ वो। अब क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट द एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आखिरी में रिजल्ट क्या आता है? तो इसका आंसर देखिए, द एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर शोन बिलो। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ये एंड प्रोडक्ट्स है। तो पहला है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज पार्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट में दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है और एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट डिटरमाइंस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस बेस्ड ऑन नेट और ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये जो है हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि। और फिर 2 नंबर पे है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट इज़ हेल्पफुल इन प्रेजेंटिंग द एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो ये जो बैलेंस शीट ये एकदम एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, यानी कि हमारे पूरे बिजनेस का, यानी कि बिजनेस का पूरे सेटअप का कितना वैल्यू होगा आज के मार्केट में। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एसेट्स एंड द लाइबिलिटीज़ इन अ बिजनेस टू द यूजर्स ऑफ द बिजनेस इंफॉर्मेशन। ये हमारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसके बारे में? एसेट्स के बारे में। एसेट्स यानी कि जो हमारा अब खुद का मनी है, मतलब उस कंपनी के पास जो कंपनी वो करता है प्रॉपर्टी को, उसको एसेट्स बोलते हैं। एंड द लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ जो है उस कंपनी का कर्ज होता है, यानी कि कोई बिजनेस है उसका जो कर्ज होता है उसको लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। तो ये जो कर्ज होगा इसे तो चुकाना पड़ता है। तो ये जो बैलेंस शीट है इसमें इन दोनों के इन्फॉर्मेशन रहते हैं, इसलिए हमें इससे अगर एसेट्स से माइनस कर देंगे लाइबिलिटीज़ को तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे बिजनेस का टोटल वैल्यू मार्केट में क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एन्यूमरेट मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो आंसर देखते हैं इसका। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग आर डिस्कस्ड बिलो। तो ये है मेन ऑब्जेक्टिव्स। 4 तरह के ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं। पहला नंबर पे है टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो ये तो सबसे पहले तो और सबसे मेन जो है कि ये रिकॉर्ड करता है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब कि बिजनेस जो हमारा है उसमें पैसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से कुछ ख़रीदा जा रहा है, कहाँ से कुछ बेचा जा रहा है। तो उस सब के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का ये रिकॉर्ड रखता है। तो 2 नंबर पे है टू डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ बिजनेस एज रिफ्लेक्टेड इन अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब बिजनेस में कितने प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये भी इससे से पता चल जाता है अकाउंटिंग से। और ये कैसे पता चलता है? प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? जब हम लोग जितना सेल्स करेंगे, सेल्स करके जितना पैसा आएगा, रिवेन्यू आएगा, उसमें से सब्ट्रैक्ट किससे कर देंगे? हमारे एक्सपेंस को। तो हमारे पास प्रॉफिट या लॉस का वैल्यू आ जाएगा। अब थर्ड पॉइंट है मेकिंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू द यूजर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो हमें ऐसा इन्फॉर्मेशन बनाना पड़ता है ये अकाउंटिंग करके जो कि अवेलेबल हो किसके लिए? यूज़र्स के लिए। यूज़र्स कौन होते हैं? उसके ओनर्स होते हैं, उसके एम्प्लॉयज़ को भी पता होना चाहिए कि बिज़नेस में क्या चल रहा है, कितने मनी है हमारे कंपनी के पास या कितनी घाटे में चल रही है। शेयर होल्डर्स यानी कि जो बिज़नेस पार्टनर्स हैं उनके लिए उनको भी पता चलना चाहिए इन्फॉर्मेशन बिज़नेस के बारे में। और स्टेक होल्डर्स और ओनर्स के लिए भी तो बताया ही मैंने। और फिर 4 पॉइंट जो है टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट तो ये पहले ही बता चुका हूँ कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो ये बताता है कि हमारे कंपनी की टोटल या कंपनी या बिज़नेस की टोटल वैल्यू मार्केट में कितनी है।
और फिर फोर्थ नंबर है हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स कौन होते हैं? तो 2 टाइप्स ऑफ यूजर्स आर देयर फॉर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के 2 तरह के यूजर्स होते हैं। पहले होते हैं इंटरनल यूजर्स और दूसरे नंबर पर होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। तो इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं? तो इंटरनल यूजर्स इंक्लूड मैनेजमेंट यानी कि उस कंपनी के मैनेजमेंट, उनके एम्प्लॉयज़, कंपनी में काम करने वाले और ओनर्स यानी कि कंपनी के ओनर्स। और एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं? एक्सटर्नल यूजर्स कंसिस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, जो उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर्स को, उन लोग को हम लोग एक्सटर्नल यूजर्स बोलते हैं। क्रेडिटर्स वो भी एक्सटर्नल यूजर्स है। गवर्नमेंट भी जानकारी रखती है कंपनी में क्या चल रहा है। पब्लिक को भी जो है वो भी एक्सटर्नल यूजर्स। और कस्टमर को भी डेटा चाहिए रहता है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो कितना अच्छा है, रेटिंग्स कितनी है, ये सब। अब क्वेश्चन नंबर 5 है स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉन्ग टर्म लेंडर्स। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए देते हैं लोन, उनके लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का नेचर क्या होता है? तो द लॉन्ग टर्म लेंडर्स सीक द फॉलोइंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो जो लॉन्ग टर्म लेंडर्स है वो अगर किसी को लेंड करते हैं मनी तो उन्हें ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है। पहला नंबर पर है लिक्विडिटी ऑफ अ बिज़नेस, यानी कि बिज़नेस के बारे में उन्हें अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पर है प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि वो बिज़नेस हो वो प्रॉफिटेबल हो। अगर कोई बिज़नेस प्रॉफिटेबल होगा ही नहीं तो उसे कोई पैसा क्यों देगा चलने के लिए। और थर्ड नंबर पे ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, यानी कि एफिशिएंटली से ऑपरेट होना चाहिए। फोर्थ नंबर पर है ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द बिज़नेस, यानी कि उस बिज़नेस में आगे बढ़ने की पोटेंशियल होनी चाहिए, तभी उसमें कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा। और फिफ्थ नंबर पर है एबिलिटी टू रिपे द क्रेडिटर्स, यानी कि जो उस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी में उतना एबिलिटी होना चाहिए कि वो पैसे जो है उस कंपनी को वापस लौटा सके। अब क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से आ गया है हु आर द एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कौन है? एक्सटर्नल यूजर्स आर दोज यूजर्स हु आर नॉट पार्ट ऑफ द बिजनेस, यानी कि जो यूजर्स हमारे बिजनेस के पार्ट नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल यूजर्स। बट आर इंटरेस्टेड इन द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, लेकिन वो लोग जो है उस कंपनी या बिजनेस के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखते हैं क्योंकि उन्हें कुछ काम होगा। जैसे कि सम ऑफ द एग्जांपल्स आर गवर्नमेंट। जैसे गवर्नमेंट रखता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किस लिए? ताकि उसे पता चले कि उस कंपनी का कितना अर्निंग है, और अर्निंग जितना रहेगा उसके हिसाब से वो उस पर टैक्स लगाएगा। और सप्लायर्स या कि कंपनी में सप्लाई करते हैं बैंक भी रखती है जानकारी, क्योंकि बैंक लोन देती है तो उसे पता होना चाहिए कि वो कंपनी उसे रीपे कर पाएगी कि नहीं। फिर लेबर यूनियंस, फिर टैक्स अथॉरिटीज़ एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है एनुमरेट इन्फॉर्मेशन नीड्स ऑफ मैनेजमेंट। और इसमें देखिए इसका आंसर है हमारा फॉलोइंग आर इन्फॉर्मेशन नीड्स ऑफ मैनेजमेंट। इन्फॉर्मेशन इसलिए ज़रूरी होती है, पहले गैदर डाटा डेट असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग। तो जो डाटा गैदर किया जाता है अकाउंटिंग के द्वारा वो डिसीजन बनाने में और प्लानिंग करने में मदद करता है। पॉइंट नंबर 2 है टू डिटरमाइन द साउंडनेस ऑफ बिजनेस बाय प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स ऑफ फंड्स प्रॉफिट्स एंड कॉस्ट। तो ये साउंडनेस ऑफ बिजनेस पता करता है किसके बेसिस पे? फंड्स के बेसिस पे, प्रॉफिट्स और कॉस्ट्स के बेसिस पे। थर्ड नंबर पर है टू कंपेयर करेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ पास्ट स्टेटमेंट्स ऑफ ओन और ऑफ अदर सिमिलर बिजनेस टू डिटरमाइन द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। तो ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो इसलिए भी मदद करता है कि हमारा जो करेंट फाइनेंशियल जो है अभी इस कंपनी या बिज़नेस की जो करंट वैल्यू है वो पिछले वाले यानी पास्ट के वैल्यू से ज़्यादा है या कम है, या फिर किसी और कंपनी के दूसरे बिजनेस के ज़्यादा या कम है, ये डिटरमाइन करने के पे भी ये मदद करता है। तो इस कारण से मैनेजमेंट को अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं गिव एनी 3 एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यूज़। तो 3 तरह के रेवेन्यूज़ के एग्जांपल देना है। तो हमारा आंसर देखिए एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यूज़ आर, पहला नंबर पे है डिविडेंड्स, सेकंड नंबर पे है सेल्स रेवेन्यू और थर्ड नंबर पे है इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है डिस्टिंग्विश बिटवीन डेब्टर्स एंड क्रेडिटर्स एंड प्रॉफिट एंड गेन। तो इसमें डिफ्रेंशिएट करना है डेब्टर्स और क्रेडिटर्स के बीच में और प्रॉफिट और गेन के बीच में। तब देखिए हमारा आंसर क्या है। तो हमारा आंसर है डेब्टर्स एंड क्रेडिटर्स हैव द फॉलोइंग डिफरेंसेस। तो डेब्टर्स और क्रेडिटर्स के सबसे पहले हम लोग डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो डेब्टर्स में क्या है? पर्सन्स और एंटिटीज़ ओइंग सर्टेन अमाउंट टू अ फर्म, यानी कि जो डेब्टर्स है उनका मनी जो होता है वो कंपनी में लगा हुआ होता है। वहीं क्रेडिटर्स है पर्सन्स और एंटिटीज़ हु ओ मनी फ्रॉम द फर्म, यानी कि जो क्रेडिटर्स है वो कंपनी से ही पैसा लेते हैं। और डेब्टर्स जो है वो एसेट्स है कंपनी के लिए, यानी कि जो कंपनी को पैसा प्रोवाइड करते हैं। और क्रेडिटर्स क्या है? एज लाइबिलिटीज़, यानी कि जो कंपनी के लिए बोझ है। अब फिर देखते हैं प्रॉफिट एंड गेन के बीच में डिस्टिंग्विश करते हैं। तो प्रॉफिट और गेन के बीच में क्या है? प्रॉफिट इज़ द सम ऑफ द टोटल इनकम माइनस द टोटल एक्सपेंस। तो प्रॉफिट क्या होता है? टोटल इनकम
सम ऑफ टोटल इनकम माइनस करते हैं टोटल एक्सपेंस, जैसे कि जितना हम लोग की कमाई हुई उसमें से हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जितने उसमें बनाने में उसको कोई प्रोडक्ट बनाने में लागत आई, तो हमारा क्या आ जाएगा प्रॉफिट। वहीं गेन जो है वो क्या है, एन इकोनॉमिक बेनिफिट दैट इज डिराइव्ड बाय डिस्पोजिंग ऑफ एन एसेट। तो गेन जो होता है वो कंपनी का, जैसे मान लीजिए कोई फाइनेंशियल वैल्यू है 59 करोड़, तो अब उसमें गेन कब होगा, जब उस 59 करोड़ में जो नॉर्मली प्रॉफिट होती है उसके अलावा अलग से अगर 10-20 करोड़ आ जाते हैं तो वो कंपनी के लिए गेन की तरह है। और प्रॉफिट में फिर देखते हैं विद इन द यूजुअल बिजनेस ऑपरेशन, तो प्रॉफिट जो होता है पर डेली के ऑपरेशंस में हमारा होते रहता है, और जबकि गेन जो है इट इज़ जनरेटेड आउटसाइड ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। तो ये गेन जो है हमारा बिजनेस ऑपरेशन के बाहर में, यानी कि जो हमारा रोज़ का चलता हुआ काम है उससे ये जनरेट नहीं होता है, ये बाहर से जनरेट होता है गेन। जैसे कि अगर आपकी कोई कंपनी है और उसमें अगर कोई बाहर से एक आदमी आके उसमें इन्वेस्ट करना चाहे तो वो उस कंपनी के लिए गेन की तरह है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी कंपेरेबल, यानी कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कंपेरेबल होना चाहिए, इसे मतलब किसी से कंपेयर किया जा सके ऐसा होना चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, गिव 2 रीजंस। तो क्या आप इस स्टेटमेंट को सही मानते हैं, अगर सही मानते हैं तो 2 रीजंस दीजिए। तो कंपेयरिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ नेसेसरी फॉर, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कंपेयर करना ये किस लिए ज़रूरी होता है, पहले नंबर पे तो है टू डिटरमाइन हाउ फर्म इज़ परफॉर्मिंग एज कम्पेयर टू इट्स कम्पिटिटर्स। तो ये बताने के लिए कि जो एक फर्म है वो कैसा परफॉर्म करना है, यानी कि अलग अलग फर्म्स होते हैं, अब उसमें एक फर्म को है पता करना है कि हमारा जो फर्म है वो कितना अच्छा चल रहा है बाकी सबके कंपैरिजन में। अब 2 नंबर पर है टू डिटरमाइन इंटरनल परफॉर्मेंस ऑफ अ फर्म, टू चेक हाउ अ फर्म इज़ परफॉर्मिंग ओवर द ईयर्स। तब फर्म जो होता है वो अपने प्रोग्रेस को भी डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करता है, क्योंकि जैसे पिछले साल अगर कोई कंपनी की वैल्यू 59 करोड़ थी और इस साल जो है वो 28 करोड़ हो गई, यानी कि उस कंपनी फर्म को पता चल जाएगा कि हमारा जो फर्म है वो घाटे में जा रहा है। तो ये खुद को कंपेयर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है इफ़ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट क्लियरली प्रेजेंटेड, यानी कि जो हम लोग अकाउंट्स बनाएंगे वो अगर क्लियरली प्रेजेंट नहीं करेंगे तो विच ऑफ द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ वॉलिटेटेड, यानी कि जो उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में कि क्या क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। तो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर वायलेटेड, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ख़राब हो जाएगी। द डाटा विल बी एररनेस और बायस्ड विच इम्पैक्ट्स रिलायबिलिटी, यानी कि जो डाटा होगा वो एरर शो करेगा, जिसके कारण जो उस डाटा पे हम लोग अपना भरोसा रखते हैं वो नहीं रह पाएगा। और फिर 2 नंबर पे है द इन्फॉर्मेशन लूजेस द वैलिडिटी हैंस लूजेस रेलिवेंस, तो यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है अगर वो अच्छे से अरेंज नहीं रहेगा तो उसकी वैलिडिटी नहीं रहेगी और उसको किसी चीज़ से दूसरे चीज़ से रिलेट नहीं कर पाएंगे। अब ये देखिए 3rd नंबर पर है रिकॉर्ड्स विल बी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड विल बी प्रोन टू एरर्स विच इम्पैक्ट्स अंडरस्टैंडेबिलिटी, और ये अगर अकाउंट्स को अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया जाएगा तो उसे समझना भी मुश्किल हो जाएगा, जिसके कारण ये एरर शो करने लगेगा। फिर 4th नंबर पर है कंपैरिजन विथ अदर रिपोर्ट्स विल बी डिफ़िकल्ट रिजल्टिंग इन बायस्ड इंटरप्रिटेशन हैंस इम्पैक्टिंग कंपैरेबिलिटी, यानी कि अगर इंफॉर्मेशन अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया जाएगा कोई भी कंपनी या फर्म का तो वो क्या होगा, उसको किसी चीज़ से कंपेयर नहीं किया कर पाएगा लोग, क्योंकि अगर किसी को पता ही ना हो कि इस कंपनी की वैल्यू कितनी है या फिर इसका प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है डेली बेसिस पे, तो वो उससे दूसरे के साथ कैसे कंपेयर करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है द रोल ऑफ अकाउंटिंग हैज़ चेंज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, डू यू एग्री, एक्सप्लेन। तो अकाउंटिंग जो पहले पुराने ज़माने में अकाउंटिंग किया जाता था जिस तरीके से वो अब बदल चुका है, तो क्या आप इस सेंटेंस से एग्री करते हैं, अगर करते हैं तो एक्सप्लेन करिए। तो इसका आंसर देखते हैं। रोल ऑफ अकाउंटिंग हैज़ इवॉल्व ओवर द ईयर्स, अर्लियर इट वॉज कंसर्न ओनली विथ रिकॉर्ड कीपिंग, इन करेंट टाइम इट इज़ मोर कंसर्न विथ प्रोवाइडिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन टू रेलिवेंट यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो जो अकाउंटिंग जो है वो सालों दर सालों अच्छे से इवॉल्व करते गई है। पहले तो वो केवल रिकॉर्ड कीपिंग की तरह थी, यानी कि बस कंपनी में जितने आ रहे हैं और जितने पैसे जा रहे हैं ये सब को बस रिकॉर्ड करना, लेकिन आज के समय में ये इससे ज़्यादा इट इज़ मोर कंसर्न विथ प्रोवाइडिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन। तो आज के समय में ये बिजनेस इंफॉर्मेशन से ज़्यादा रिलेटेड है टू रेलिवेंट यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, यानी कि कंपनी के मालिक या क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, ये सब लोग। These changes are the result of the dynamic changes in the business structure which has become more competitive nowadays। तो ये चेंजेस ऐसा क्यों है, क्योंकि आज के समय में बिजनेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुकी है।
अब क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है गिविंग एग्जांपल्स एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग टर्म्स। एग्जांपल देते हुए इन सबको एक्सप्लेन करना है। पहले नंबर पे है फिक्स्ड एसेट्स, रिवेन्यू, एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी और कैपिटल। तब पहले देखते हैं हमारा आंसर। फिक्स्ड एसेट्स किसे कहते हैं? तो फिक्स्ड एसेट्स आर द लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड आर नॉट फॉर सेल। तो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो कंपनी का पैसे की तरह समझिए, जो कंपनी के पास पैसा है वो फिक्स्ड एसेट्स कब कहेंगे? जब वो लॉन्ग टर्म होंगे, जैसे कि जिसको तुरंत बेचा नहीं जा सकता है। दे ब्रिंग प्रॉफिट टू ओवर द ईयर्स टू द बिजनेस। तो इनसे प्रॉफिट होता है, जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं लैंड। जो कंपनी की लैंड है वो उसके पास एक तरह के मनी की तरह ही है और उसको कंपनी यूज़ करता है, उसका कंपनी का बिल्डिंग और मशीनरी एक्सेट्रा, क्योंकि इन सबको तुरंत बेचा नहीं जा सकता है, इसलिए ये फिक्स्ड एसेट्स है। और दूसरे नंबर पर आप रिवेन्यू को देखते हैं। तो रिवेन्यू इज़ द इनकम अर्न थ्रू रूटीन एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस सच एज अमाउंट दैट इज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ गुड। तो रिवेन्यू क्या होता है? जो फर्म जो है जो इनकम अर्न करती है उसे रिवेन्यू कहते हैं। और ये इनकम कैसे अर्न करती है? प्रोडक्ट को बेच कर करती है, सर्विस प्रोवाइड कर कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करके इनकम अर्न करती है, कमीशन रिसीव करती है और रॉयल्टीज़। और एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस आर कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रिवेन्यू इज कॉल्ड एज एक्सपेंसेस। यानी कि जब रिवेन्यू कमाने के लिए कंपनी जो मनी इन्वेस्ट करती है उसे एक्सपेंस बोलते हैं। एग्जांपल्स आर डेप्रिसिएशन। तो ये देखिए, अब ये डेप्रिसिएशन आपने पहले नहीं सुना होगा, अब इसे अच्छे से डिवाइड कर देता हूँ। जैसे डेप्रिसिएशन क्या होती है कि जैसे कोई कंपनी के पास बिल्डिंग है, लैंड है या कोई मशीन है, तो अगर उसे यूज़ करते जाएंगे तो वो मशीन का जो है वो वियर एंड टियर होगा, जो लैंड है वो थोड़ा बर्बाद होगा या बिल्डिंग जो है ख़राब होगा, तो वो डेप्रिसिएशन होता है। क्योंकि अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाएगा तो उसको बनाने के लिए वापस से पैसा लगेगा ना, इसलिए इसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ये कंपनी में घाटा की तरह होता है। और ये देखिए रेंट हुआ, वेजेस एंड सैलरीज, ये सब कंपनी के एक्सपेंसेस है। रेंट देना पड़ता है बिल्डिंग का, वेजेस देना पड़ता है किसको? वर्कर्स को, सैलरीज देना पड़ता है। अब देखते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ क्या है? लाइबिलिटीज़ दैट इज़ टू बी क्लियर्ड ऑफ विद इन अ ईयर। तो जो लाइबिलिटीज़ यानी कि जो बोझ है कंपनी पर कर्ज चुकाना है, वो अगर जिसको 1 साल के अंदर चुकाना रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। और ये क्या होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट होते हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस होते हैं, बिल्स पेएबल। शॉर्ट टर्म यानी कंपनी जो लोन लेती है उसे वो पे करना रहता है, अगर किसी के वेजेस है और सैलरीज है उनको भी पे करना रहता है, या फिर कंपनी ने कोई चीज़ खरीदी थी तो उसका बिल भी पे करना पड़ता है। तो ये सब किस में आते हैं? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ में। अब कैपिटल देखते हैं। कैपिटल क्या होता है? द सम फाइनेंस्ड बाय द ओनर ऑफ द फर्म आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और एसेट। यानी कि जो फर्म का जो ओनर है वो जो फर्म में जितने पैसे लगाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। इट इज़ रिकॉर्डेड एज अ लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट। तो इसे भी कर्ज की तरह समझा जाता है, क्योंकि जिस दिन कंपनी जो है अपने जो ओनर ने जितने पैसे दिए थे उससे ज़्यादा वैल्यू की हो जाएगी कंपनी, तो वो अब लाइबिलिटी से हट जाएगी। यानी कि उस कंपनी ने अपने मालिक से जितने भी पैसे लिए थे उससे ज़्यादा वो कंपनी कमा चुकी है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में फिर से है डिफाइन रेवेन्यूज एज एंड एक्सपेंसेस। तो ये आपने पिछले क्वेश्चन में जैसे देखा था उसी तरह इसका भी डिफाइन कर सकते हैं, ये भी सेम ही है। अब क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो के लिए। व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर द बिजनेस स्टूडेंट्स एंड अदर्स टू फैमिलियराइज देमसेल्फ विद द अकाउंटिंग डिसिप्लिन। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस का लैंग्वेज को अकाउंटिंग बोलते हैं। हैंस इट इज़ नेसेसरी फॉर बिजनेस स्टूडेंट्स एंड अदर्स टू फैमिलियराइज देमसेल्व्स विद द अकाउंटिंग डिसिप्लिन। फॉलोइंग रीजन्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इस कारण से भी बिजनेस स्टूडेंट्स को फैमिलियराइज होना पड़ता है अकाउंटिंग डिसिप्लिन से। पहला नंबर है अंडरस्टैंड वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। पहले नंबर पे तो सबसे मेन हुआ कि प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग को समझने के लिए। दूसरे नंबर पे लर्न हाउ टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे? बिजनेस स्टूडेंट्स वही सीखेंगे ना जिसमें उन्हें पता चले कि कैसे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं एक बिजनेस या फर्म का। थर्ड नंबर पे है समराइजिंग अकाउंट इन्फॉर्मेशन टू स्टडी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। तो अब जितने भी उन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं अब उनको समराइज़ करना होगा और अलग अलग चीज़ निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, गेन निकालना पड़ेगा, लाइबिलिटी निकालना पड़ेगा, ताकि इससे ये पता चले कि बिजनेस या फर्म का जो फाइनेंशियल पोजीशन है क्या है। फोर्थ नंबर है एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो बिजनेस स्टूडेंट्स है उन सबको एक्यूरेटली इंटरप्रेट करना पड़ता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, ताकि उसमें कोई गलती ना रहे।